चलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा सारथी पर। ठीक है, तो हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला लेक्चर हमारा पाषाण काल का था। आज दूसरा पाषाण काल के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अ, ठीक है, तो हम उसी को आगे बढ़ा रहे। तो आज इतिहास की सीरीज में हमारा क्या था, इतिहास की सीरीज में। अच्छा, थोड़ा पैड का नया पैड आया है तो इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप सब थोड़ा समझना क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है भाई, तो इतिहास में हमने पढ़ा था पाषाण काल पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले ऐसा कहा होगा कि जहां पर पाषाण काल था ना, तो पाषाण काल के बाद यहीं पर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। और धीरे धीरे जब सिंधु सभ्यता अंत की ओर आ गई, तो सिंधु सभ्यता का अंत जब कहते हैं कि इतिहासकार बाहरी आक्रमण से हुआ था। ठीक है, और दूसरा प्राकृतिक आपदा का फैक्टर बताते हैं। तो उस सिंधु सभ्यता के स्थान पर हम पढ़ते आगे वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, तो यहीं पर वैदिक काल वैदिक काल होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वैदिक काल हो जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर अभी हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का जब अंत हुआ होगा तो इस जगह पे क्या हो गया, वैदिक काल बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा पाषाण काल तो कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे अपनी सिंधु सभ्यता को। तो हमने कहा था कि एक वायसराय आया था। ठीक है, एक वायसराय कौन, जिसका नाम क्या था, कर्जन। कर्जन कर्जन तो कर्जन का समय काल क्या था, 1899 से लेकर 1905 तक इसका समय काल था। किसका, कर्जन का समय काल था। और इसी कर्जन ने बहुत सारे काम किए। ठीक है भाई, कर्जन, अच्छा कर्जन के बारे में पहले एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख देंगे कि एकमात्र वायसराय जिसकी मृत्यु कहाँ हुई, भारत में हुई भाई। इसकी मृत्यु भारत में हुई। ठीक है, भारत में इसकी मृत्यु हुई। दूसरा वो कहेगा कि इसकी समाधि कहाँ पर है, समाधि, तो इसकी समाधि भी कहाँ पर है, भारत में ही है। भारत में एक जगह आती है गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर में, गाजीपुर में इसकी समाधि है। गाजीपुर किस राज्य में है, यूपी। ठीक है, यूपी, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो कर्जन का समय काल था 1899 से लेकर 1905 तक। और इसी ने बहुत सारे काम किए, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य 1902 का, जिसमें आता है विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है भाई, विश्वविद्यालय अधिनियम 1900, इसी को आगे बढ़ाते हुए 1904 में, 1904 में क्या आता है, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, याद रखना 1902 में अधिनियम है और 1904 में आयोग है भाई। ठीक है, 1905 में क्या करता है वो, रेलवे बोर्ड का गठन करता है। रेलवे बोर्ड बना देता है, एक रेलवे बोर्ड का गठन करता है। रेलवे बोर्ड कौन, कर्जन। तो इसी रेलवे बोर्ड का सॉरी, इसी रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी राष्ट्रीयकरण। इसी रेलवे रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1905 को उल्टा कर देंगे 1950। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में होता है, जो कर्जन ने बनाया था 1905 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 1904 में एक कार्य और करता है महत्वपूर्ण। 1904 में क्या करता है कर्जन, कर्जन करता है पुरातत्व विभाग का गठन। पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग बना देता है भाई। ठीक है, पुरातत्व विभाग का गठन कौन करता है, कर्जन करता है। और जब ये पुरातत्व विभाग बनाता है तो इसका एक अध्यक्ष भी बना देता है। और अध्यक्ष किसे करता है, जॉन मार्शल को, जॉन मार्शल को। तो इसका अध्यक्ष बनाया जॉन मार्शल को। ऐसे चलते चलते क्या हो जाता है, ऐसे चलते चलते समय आ जाता है 1921 का। 1921 का समय आ गया। और उसी जॉन मार्शल के अंडर में काम कर रहे थे कौन, राय बहादुर। राय बहादुर उपाधि होती थी, राय बहादुर, राय बहादुर, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है भाई, पैड में थोड़ा सा लिखने में अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, तो समझना, राइटिंग तो ऐसे ही खराब है। ठीक है, तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी क्या करते हैं, उसी की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में पूरी सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थान ढूंढ देते हैं। प्रथम स्थान ढूंढ देते हैं भाई, प्रथम स्थान, जिसका नाम क्या था, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। तो अब हम इन्हीं जगहों को पढ़ते हैं। हमने सिंधु सभ्यता, अच्छा सिंधु सभ्यता का पहले बेस पढ़ देते हैं कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता है, इसकी चारों दिशाएं पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता सबसे पहले उत्तरी दिशा पढ़ लेते हैं कि उत्तरी दिशा कौन सी है, सिंधु सभ्यता का अंतिम उत्तरी स्थान कौन सा है। तो उत्तरी स्थान में हमें याद रखना है मांडा। ठीक है, जगह का नाम है मांडा। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इसे, अच्छा थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे सिंधु सभ्यता को। ठीक है भाई, तो ये किया मैंने यहाँ से मार्क। चलो, तो सिंधु सभ्यता को पढ़ने के लिए और बड़ा करेंगे इसे। तो सबसे पहले उत्तरी स्थान में जगह आना मांडा। ठीक है, तो ये मांडा एक जगह है भाई। ठीक है, मांडा,
मांडा सबसे उत्तरी स्थान सिंधु सभ्यता का मांडा है। दूसरा कहेगा कि किस जगह पे है, तो जम्मू कश्मीर में, JNK में। फिर कहेगा किस नदी के किनारे है, तो नदी है चेनाब। ठीक है भाई, चेनाब नदी के किनारे। और चेनाब किसकी सहायक नदी है? चेनाब सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। और देश की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर सबको पता है कि कहाँ पर है, भारत में, भारत में भाई। ठीक है। चलो ये तो था मांडा सबसे उत्तरी स्थान। फिर वो कह रहे हैं कि इसका पूर्वी स्थान क्या है, तो पूर्वी स्थान में याद रखेंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर के बारे में याद रखेंगे कि आलमगीरपुर है तो इसका कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान है यूपी। यूपी देश की बात करेगा, फिर से भारत। फिर पूछेगा कि नदी क्या है, तो नदी इसका याद रखना हिंडन नदी भाई। कौन सी नदी? हिंडन नदी। तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थान आलमगीरपुर है, यूपी राज्य में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है। दक्षिणी स्थान की बात करेगा तो दक्षिणी स्थान है इसका दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद। तो दैमाबाद, दैमाबाद इसका दक्षिणी स्थान है भाई, दैमाबाद। दैमाबाद किस जगह पड़ता है, तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है। जहां पर, जहां पर क्या है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। कौन सी झील है वहां पर? एक लोनार झील, जिसे उल्कापिंडीय झील कहा जाता है। फिर यहाँ पे पूछेगा नदी कौन सी है, तो नदी याद रखना। अच्छा, नदी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नदी याद रखना। नदी की बात करेगा तो परवर नदी। परवर नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक है। गोदावरी के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे। सबसे 1465 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी नदी का। ठीक है। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिस कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। परवर नदी आएगा तो तब दैमाबाद किस नदी के किनारे है? परवर नदी के किनारे है। और अगर गोदावरी आता है ऑप्शन में तो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है। चलो भाई, तो ये था सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थान। अब यहाँ पर पश्चिमी स्थान छूट गया, तो पश्चिमी स्थान के बारे में याद रखेंगे। तो पश्चिमी स्थान कौन सा है? पश्चिमी स्थान है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है भाई, बलूचिस्तान पश्चिमी स्थान है भाई। ठीक है, बलूचिस्तान। अच्छा, लिखते जाना जैसे जैसे कह रहा हूँ, यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, बलूचिस्तान। दूसरा, बलूचिस्तान किस जगह है? बलूचिस्तान तो वो मेन जगह है, स्थान। पर्टिकुलर जगह जो सिंधु सभ्यता का स्थल है उसका नाम है सुतकांगडोर, सुतकांगडोर। इसके जगह का नाम क्या है? सुतकांगडोर है भाई। बलूचिस्तान में पड़ता है, जैसे हमने कहा मांडा उत्तरी स्थान है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर स्थान है। और वैसे ही सुतकांगडोर स्थल है और वो पड़ता कहाँ है? बलूचिस्तान में। और यहाँ पे देश की बात करेगा तो देश आएगा हमारा पाकिस्तान। ठीक है भाई, पाकिस्तान। नदी की बात करेगा तो नदी है दास्क नदी, दास्क नदी। ठीक है। चलो, तो हमने सिंधु सभ्यता का क्या कर दिया, चारों तरफ की डिस्टेंस पढ़ ली कि उत्तरी में मांडा है चेनाब नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है भाई। दक्षिण में दैमाबाद है, परवर नदी बोलो या गोदावरी बोलो, दोनों के संगम पे बोल सकते हैं। और पश्चिम में सुतकांगडोर है जो दास नदी के किनारे है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हुए हमारे स्थान। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, तीन चीजें अभी भारत में बताया था ना, उत्तरी स्थान भी भारत में है, पूर्वी स्थान भारत में और दक्षिणी स्थान भारत में। तो उत्तरी स्थान के बारे में याद रखना कि इसकी खोज 1982 में, ठीक है, 1982 में जगपति जोशी, जगपति जोशी, ठीक है भाई, जगपति जोशी करते हैं किसकी खोज? किसकी खोज? मांडा की खोज। मांडा की खोज कौन करता है? जगपति जोशी। अब यहाँ पे लिखा है ना मांडा, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसकी खोज, यहीं पे लिख देते हैं इसके बारे में, जगपति जोशी। ठीक है, जगपति जोशी ने की भाई, जगपति जोशी। क्लियर है? ठीक है। 1982 में, याद रखना ये खास पॉइंट है, क्योंकि ये तीन जगह भारत में ना, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद, तो हमें इन तीनों चीजों, तीनों स्थान के बारे में एक एक फैक्ट पता होना चाहिए। आलमगीरपुर, यहाँ पे इसकी खोज की बात करेगा तो इसकी खोज में लिख देता है यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। और दैमाबाद की बात करेगा तो इसकी खास बात में क्या लिखोगे, इसमें लिख देना तुम, इसमें लिखना क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ से लिखना अच्छा ये क्या आ गया, सॉरी, यहाँ पर लिखना यज्ञदत्त शर्मा या दैमाबाद के बारे में लिखना। यहाँ पर क्या मिले थे? चांदी का रथ। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या मिला है? चांदी का रथ, चांदी का रथ मिला है। ठीक है, चांदी का रथ मिला है। ठीक है। अच्छा, कुछ मिस मैच हो गया है।
चांदी का क्या मिला है? चांदी का रथ मिला है, रथ। तो ये तीन चीजें हमने भारत के तीनों स्थान के बारे में, मांडा के बारे में खास जगपति जोशी 1982 में खोज होती है, आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा करता है, और दक्षिण में चांदी का रथ मिला है भाई। ठीक है, चांदी का रथ के आकार का कुछ बना होगा वो मिला है। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सिंधु सभ्यता की उसी के नीचे चलना, स्टार स्टार बना के। तो पहला स्टार जो बनेगा वो ये बनेगा पहले स्टार में कि सिंधु सभ्यता का आकार की बात करता है। आकार कैसा है भाई इसका? तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, मतलब मान लो कि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से वो यूपी को ऐसे ला रहा है, यूपी। ठीक है, और यूपी से सीधा यहाँ ले जा रहा है महाराष्ट्र, और यहाँ से पाकिस्तान ले जा रहा है ऐसे। ठीक है, पाकिस्तान का सुतकांगडोर, और यहाँ से ये मिला रहा है। तो इसको वो चतुर्भुज नहीं मान रहा, उसको एक मान रहा है, ये वाला फॉर्मेट वो एक मान रहा है। तो ये त्रिभुजाकार हुआ ना, 1 2 3। ठीक है भाई, तो त्रिभुजाकार इसका आकार है, पहला पॉइंट। दूसरा स्टार जो इसके बारे में हो सकता है वो ये होगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि क्या थी सिंधु सभ्यता की? तो लिपि थी इसकी भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक। ठीक है भाई, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नया पेड़ आया है तो इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बोर्ड में लिखने का फ्लो था तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, और राइटिंग पहले से ही खराब है। ठीक है, तो हमने कहा कि आकार इसका त्रिभुजाकार है, लिपि इसकी भावचित्रात्मक है। यहाँ पे लिखेंगे इसके खास खास पॉइंट कि मिठास के लिए, मीठे के लिए, मिठास के लिए, मिठास के लिए स्टार बना बना के, मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग होता था सिंधु सभ्यता में? शहद का प्रयोग होता था, शहद का। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा स्टार कि भवन निर्माण, भवन निर्माण। तो सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे ना, भवन निर्माण, इसके लिए लिखना ग्रीड पद्धति, ग्रीड पद्धति। तो ग्रीड पद्धति का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अच्छा, कला क्या होती है? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लेंगे, हमने कहा कि मंदिर बनाने की कला होती है ना, मंदिर बनाने का, मंदिर कला, मंदिर निर्माण कला बोल सकते हैं। तो एक चीज आती है हमारे पास नागर शैली, नागर शैली मतलब नागर शैली भी मंदिर बनाने की एक कला है। तो नागर शैली है क्या? तो नागर शैली है उत्तर भारत के मंदिर, उत्तर भारत, उत्तर भारत लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं, मान लो ये भारत है। ठीक है भाई, ये भारत है, तो भारत को बीचों बीच बांटा गया, बीच में यहाँ पर एक राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, ये तो सबको पता है, हृदय कहा जाता है भारत का दिल। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव, ये भी सबको पता है, मोहन यादव बीजेपी के। ठीक है, तो ये यहाँ इसके ऊपर है उत्तर भारत, नीचे है दक्षिण भारत। तो वही हम कह रहे हैं कि नागर शैली के मंदिर कहाँ बनते हैं? उत्तर भारत में बनते हुए। नंबर 2 आता है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली क्या है? द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत के मंदिर, ये वाले पोर्शन में दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत में लिख रहा हूँ, दक्षिण भारत। ठीक है, तीसरा आता है इन दोनों का मिला जुला रूप, एक कंबाइंड, इस साइड ये कंबाइंड, कंबाइंड ये बीच बीच का। तो तीसरा आता है वेसर शैली, इसको कहा जाता है वेसर शैली। ठीक है भाई, वेसर शैली। वेसर शैली क्या है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप। ठीक है, कॉम्बो, इन दोनों का कॉम्बो। क्लियर है इतना? तो जिस प्रकार से मंदिर बनाने की कलाएं थी ना, उसी तरह से सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे ना, सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे वो यही बनते थे भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आया होगा सबको। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, कि ये कुछ सिंधु सभ्यता जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद लिखेंगे, अभी फिलहाल इतना ही याद रखना। ठीक है, चलो और आगे पढ़ते हैं। तो अब उसके प्रमुख स्थल है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो नंबर 1 पॉइंट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक है भाई, हड़प्पा पहला स्थान है। हड़प्पा के बारे में जो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे खोज, हड़प्पा की खोज किसने की? तो खोज हमने अभी पढ़ा था दयाराम साहनी, दयाराम, दयाराम। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी लिखने की। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? दयाराम साहनी। ठीक है भाई, दयाराम साहनी किसके अंडर में काम कर रहा था? जॉन मार्शल। आगे चलते सबसे दूसरा स्टार पर पूछेगा ये कि अच्छा तुम्हें पता है कि किसने खोज की? तो तुमने बता दिया दयाराम साहनी। एग्जामिनर कह रहा है कि अब ये बताओ कि समय क्या था, किस समय की इसने खोज? तो दूसरा स्टार समय, और समय हमने अभी पढ़ लिया कि 1921 में की थी भाई, 1921 में। फिर ठीक है, ये एग्जामिनर कह रहा है इतना भी हम सेटिस्फाइड है। तीसरा स्टार कह रहा है कि अब नदी भी बता दो भाई, नदी कौन सी है इसकी? तो हड़प्पा की नदी है रावी नदी,
रावी नदी के किनारे स्थित है। और हमने कहा ना कि सिंधु नदी के, सिंधु नदी है, सिंधु की 5 सहायक नदी है, ठीक है, सबको पता है सिंधु की कितनी सहायक नदी है, 5 सहायक नदी है, ठीक है, जो आगे चलकर मिथानकोट के पास सब मिल जाती है पांचों नदियां, और तब जाके सिंधु में मिलती है। क्लियर है? तो सिंधु की 5 नदी सबसे ऊपर है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये बीच नदी है रावी, तीसरे नंबर की। सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी वो चिनाब है भाई, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है सिंधु की, ठीक है। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है क्या, हड़प्पा, ठीक है, इतना भी हमें पता है। फिर वो कह रहा है कि ये तो तुम्हारा बेस पॉइंट हो गया। फिर वो कह रहा है कि सिंधु हड़प्पा तक क्या क्या मिली है, तो इसका लिख देंगे प्राप्त चीजें, मतलब जो जो यहाँ से मिली है चीजें, प्राप्त चीजें, ठीक है, डैश करके नंबर 1 क्या क्या मिला यहाँ से। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, यहाँ से क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है भाई यहाँ से। नंबर 2 लिखेंगे कुमार का चाक, कुमार का चाक, ठीक है, चाक। नंबर 3 लिखेंगे क्या करता था ये, ट्रिक है इसकी अभी बताऊंगा। एक लिखना लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली मिली है भाई यहाँ से। लकड़ी की ओखली मतलब जिसमें धान कूटे जाते हैं गाँव गाँव में, ठीक है। चौथा लिखना हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला यहाँ से। पांचवा लिखना मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, ठीक है भाई, ठीक है, पांचवा लिख दे माता देवी की पूजा, ठीक। न्यू पे लेता हूं मैं क्योंकि काफी बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। छठा लिख लेंगे हम, छठा लिखेंगे हम लकड़ी का, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, ठीक है। और सातवां लिख देंगे RH-37, RH-37 कब्रिस्तान, ठीक है भाई, RH-37 कब्रिस्तान मिला है यहाँ से। क्लियर है? इसके अलावा जो खास चीजें बेस पॉइंट है वो है अन्नागार, अन्नागार मिला यहाँ से, ठीक है भाई, क्या मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक कहानी की तरह छोटी सी ट्रिक, हड़प्पा की चीजों को याद रखने के लिए हमने कहा एक श्रमिक था, तो याद रखना कि हड़प्पा में एक श्रमिक था। कहानी है छोटी सी, हड़प्पा में एक क्या था, श्रमिक था श्रमिक कुमार था, ऐसे याद रखना, हड़प्पा में एक श्रमिक कुमार था भाई, ठीक, जो क्या करता था, लकड़ी की ओखलियां बनाता था। तो पीछे वाले पेज में चले जाते हैं हम, ठीक है। हमने कहा कि हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में, हड़प्पा में हमने कहा श्रमिक था, ठीक है भाई। हड़प्पा में एक श्रमिक कुमार था, कुमार का चाक है, जिसके जो क्या करता था, लकड़ी की ओखली बनाने का कार्य करता था, लकड़ी की ओखलियां बनाता था। और उसके पास एक हाथी था, हाथी का कपाल था, और वो मातृ देवी की पूजा करता, देवी की पूजा करता था, मतलब मातृ देवी की पूजा करता था, ठीक है माता देवी की पूजा करता था। और आगे हम कह रहे हैं कि एक दिन वो मर गया और उसे लकड़ी के ताबूत में, मतलब जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, लकड़ी के ताबूत में रख कर उसे RH-37 ले जाया गया और वहां दफनाया गया। तो एक छोटी सी कहानी है, इसे याद करना, चीजें याद ना रहे, सिंगल सिंगल कहानी याद रहेगी तो आप क्लिक कर जाओगे कि हाँ इसका क्या था और इसका क्या था, ठीक है। ये तो था तुम्हारा हड़प्पा के बारे में। क्लियर है? पूरी सिंधु सभ्यता, एक स्टार हो लिख देना इसके बारे में कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थान था, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान था ना भाई हड़प्पा, ठीक है, पूरी सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थान था हड़प्पा, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर 2 हम लिख सकते हैं, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो नंबर 2 जो जगह है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में सबसे पहले वही पॉइंट खोज, सबसे पहला जो इसके बारे में बनेगा वो बनेगा खोज भाई, कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो करता है वो करता है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है भाई, राखल दास बनर्जी ने की है मोहनजोदड़ो की खोज। फिर एग्जामिनर कह रहा है ठीक है तुम्हें पता है कि इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की, तो अब ये बताओ कि समय क्या था इसका। तो इसका समय था भाई 1922, उसके एक साल बाद, ठीक है, हड़प्पा के एक साल बाद। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हें समय पता, तो अब बता दो कि इसकी नदी क्या है, नदी कौन सी है। तो नदी है इसकी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु। फिर एग्जामिनर और डीप पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अब इसका स्थान बता दो भाई, स्थान क्या है इसका। तो इसका स्थान है पाकिस्तान, पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के भी कौन सा जिला, लरकाना जिला आता है एक, लरकाना, लरकाना एक जिला है पाकिस्तान का। और इस लरकाना नामक स्थान पर है क्या, मोहनजोदड़ो। तो ये तो था इसका बेस पॉइंट, ठीक है भाई,
इसका 20 पॉइंट था। अब यहाँ से चीजें मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ से क्या मिली है, चीजें क्या क्या मिली है, तो इसको लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे हम। वहां से मिला था हड़प्पा से श्रमिक आवास, यहाँ से मिला है पुरोहित आवास, याद रखना पुरोहित आवास, यहाँ से प्राप्त हुआ है पुरोहित आवास। नंबर 2 जो याद लिखेंगे वो लिखेंगे हम सूती वस्त्र, सूती वस्त्र मिले भाई यहाँ से। नंबर 3 जो याद रखेंगे वो लिखेंगे पशुपति शिव की, पशुपति, पशुपति शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति मिली है भाई यहाँ से। ठीक है, चलो तो हमने कहा कि यहाँ से क्या मिला, पुरोहित आवास मिला है। नंबर 4 जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, पशुपति शिव की, और एक लिखेंगे यहाँ पर अन्नागार, अन्नागार। अन्नागार यहाँ की खास बात अन्नागार की, ये अन्नागार था जो इमारत थी, मतलब अन्न रखने का एक वो बना रखा था। ये पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी भाई, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी भाई ये। ठीक है यहाँ, ठीक है चलो आगे चलते हैं। अन्नागार। दूसरा 5वीं जगह जो है वो है तांबे का ढेर, तांबे का ढेर। ठीक है भाई, चलो छठी जगह क्या मिला है, छठी जगह मिला है चौड़ी सड़कें। सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ मिली है, सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में मिली है। और कितनी चौड़ी, तो लगभग 10 मीटर बताया जाता है, 10 मीटर चौड़ी सड़कें मिली है। ठीक है, 7वां चीज जो लिख सकते हैं वो है नृत्यिका की मूर्ति, एक डांसिंग पोजीशन में एक लड़की की मूर्ति मिली है, नृत्यिका की मूर्ति। ठीक है भाई इतना, चलो तो नृत्यिका की मूर्ति मिली है। 8वां लिख सकते हैं स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला है भाई यहाँ से, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अब इसे कैसे याद रखेंगे, ठीक है तो इसके लिए भी हम पहले पुराने पेज में चले जाते हैं। ठीक, तो मोहनजोदड़ो के बारे में कहा कि 1922 में इसकी खोज होती है। राखल दास बनर्जी इसकी खोज करते हैं। नदी सिंधु नदी है, पाकिस्तान देश है, और जगह इसका लड़काना जिला है। अब यहाँ से क्या मिला है, तो मोहन, मोहनजोदड़ो से याद रखना मोहन, मोहन एक लड़का है, मोहन पुरोहित है, पुरोहित मतलब पूजा पाठ करने वाला पंडित। मोहन एक पुरोहित है जो सूती वस्त्र पहनता है। कहानी है छोटी सी ट्रिक टाइप की कि मोहन एक पुरोहित है जो सूती वस्त्र पहनकर शिव की पूजा करता है भाई, शिव की पूजा करता है, ये शिव की पूजा करता है। ठीक है, चलो तब क्या होता है आगे, शिव की पूजा करता है लेकिन क्या कर देता है, अन्नागार में वो तांबा रख देता है, जहां अन्न रखना चाहिए वहां वो तांबा रख देता है। क्लियर है, इतना तांबा रख देता है। अब क्या करता है, चौड़ी सड़कों में नाचता रहता है, नृत्य करता रहता है। ठीक है भाई, चौड़ी सड़कों में नृत्य करता रहता है। तो मोहन पुरोहित है, सूती वस्त्र पहनकर शिव की पूजा करता है, और अन्नगार में क्या रख देता है, तांबा रख देता है, और चौड़ी सड़कों पर नृत्य करता रहता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह याद रखना भाई, स्वास्तिक चिन्ह। ऐसा कहा जाता है सिंधु सब, चलो यहीं पर लिख देते हैं स्टा बना के, कि सिंधु सभ्यता से सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या मिला है, सिंधु सभ्यता सबसे अधिक मोहरें मिली है भाई, मोहरें, मोहरें। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मोहरें मिली है। मोहरों में किस चीज का प्रयोग किया जाता है सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, सेल खड़ी, सेल खड़ी, सेल खड़ी एक खनिज होता है व्हाइट कलर का जो लिखता है। पहले हम भी बचपन में सेल खड़ी से बहुत लिखते थे, स्लेट टाइप का एक आता था काली कलर की, उसके ऊपर लिखना होता था। ठीक है, तो हमें इसी से लिखा जाता है स्कूल में। ठीक है, तो ये था मोहनजोदड़ो के बारे में। क्लियर है, तो आज दो ही टॉपिक, दो ही पॉइंट, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं, तब लेक्चर को रोकते हैं पार्ट 1 में इसको, सिंधु को स्टा बना के लिखना कि एक था पिग्गट, पिग्गट। ठीक है भाई, पी आधा ग ट, पिग्गट। पिग्गट इतिहासकार हुआ है, इसने क्या कहा, इसने कहा हड़प्पा, इसने हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को, इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा, जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया, जुड़वा राजधानी का, जुड़वा राजधानी का, हाँ भाई जुड़वा राजधानी। किसने कहा, पिग्गट महोदय ने, पिग्गट ने क्या कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है भाई पिग्गट ने। क्लियर है, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा स्वास्तिक चिन्ह बोल रहा हूँ, मोहरें मिली है, मोहरों पे सेल खड़ी का प्रयोग हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से, नृत्य की मूर्ति का चौड़ी सड़कें लगभग 10 मीटर, तांबे का ढेर मिला है, अन्नागार मिला है, जो पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है भाई। ठीक है, चलो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद
इसके आगे की जगहों को कंटिन्यू रखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, आज इसको यहीं पर रोक